तो जय हिंद। आज जो हम चलेंगे क्लास 10th के विषय जो है मैथ है, सब्जेक्ट मैथ से चलेंगे, चैप्टर नंबर 1 से चलेंगे। और हमें उम्मीद है कि अच्छे से अच्छे मैं बताऊं, जो आप लोग के सॉल्व में कोई परेशानी ना हो। तो बढ़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। चैप्टर्स नेम है रियल नंबर्स। क्या नाम है? रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या मैंने पीछे पढ़ाया हूँ, जिसमें होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, जितने भी नंबर होते हैं क्या होते हैं, सभी नंबर समाहित हो जाते हैं, वही क्या हो जाते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक, यही था जी रियल नंबर। अब चलते हैं कुछ। सबसे पहले, हालांकि तो विलम्ब हो चुके हैं इस वीडियो को डालने में। चैप्टर 1 जो है लेट से आए हैं, लेकिन दुरुस्त आए हैं, कोई परेशानी नहीं है। बहुत जल्द ही इस पूरा स्टैंजा को क्लियर कर दिया जाएगा, पूरा चैप्टर को क्लियर किया जाएगा, बुक को भी क्लियर किया जाएगा। कहावत है, एक शेर याद आ रहा है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखते हो, पंखों को खोल दो जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। यूं जमीन पे बैठकर क्यों आसमान देखते हो, पंखों को खोलो जमाना क्या देखते हैं जी, सिर्फ उड़ान देखते हैं। तो इसलिए बैठे बैठे क्या करोगे, अब कुछ पंख को खोल के उड़ने की कोशिश किया जाए। तो हम चलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से। लेम्मा में क्या है, यूक्लिड विभाजन लेम्मा अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रेमिका होते हैं। प्रेमिका नहीं बोलिएगा, प्रेमिका लिखा हुआ है, देख रहे हैं। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बारे में बताया जा रहा है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, अगर जो दो धनात्मक पूर्णांक अगर जो दिया रहे, कौन कौन, ए और बी रहने पर, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर क्या होता है, विद्यमान हो जाते हैं। क्या होते हैं, विद्यमान हो जाते हैं। और इसका फॉर्मूला आता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें एक कंडीशन है कि जीरो जो होना चाहिए आर से बराबर या उससे छोटा होना चाहिए, और बी भी होना चाहिए, आर जो होना चाहिए बी से छोटा होना चाहिए। ये इसका मेन कंडीशन है। इस कंडीशन पर मैं चलूँगा। अब एल्गोरिथम के बारे में जानता हूँ। अब यहाँ यूक्लिड विभाजन को एल्गोरिथम कहो या एल्गोरिथम को यूक्लिड विभाजन कहो, ठीक है। इस हिसाब से ही मैं बोल दूं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अर्थात कलन विधि इसे कहा जाता है, इसी प्रेमिका पर आधारित है। अगर जो कहा जाए तो बढ़िया से परिभाषित किया जाए तो इस चरणों की एक श्रृंखला होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में क्या करते हैं, हमें मदद करता है। उसी का विधि जो प्रदान करता है उसी को मैं क्या कहता हूँ, एल्गोरिथम कहता हूँ या यूक्लिड विभाजन कहता हूँ। अब एल्गोरिथम शब्द कहाँ से लिया गया है, तो आप देख लीजिए कहाँ से लिया गया है। एल्गोरिथम शब्द कहाँ से लिया गया है, 9वीं शताब्दी में फारसी, क्या बोला, 9वीं शताब्दी में फारसी गणितज्ञ, क्या नाम था गणितज्ञ का, अल-ख्वारिज़मी। क्या नाम था, अल-ख्वारिज़मी से शब्द लिया गया है। ये जो शब्द है कौन, एल्गोरिथम शब्द कहाँ से लिया गया था, 9वीं शताब्दी में फारसी गणितज्ञ जो थे कौन, अल-ख्वारिज़मी से लिया गया है, उन्हीं के नाम से लिया गया है। क्लियर। अब है अलजेब्रा भी इसी आधार पर लिया गया है। अलजेब्रा जो आप लोग पढ़े होंगे, अलजेब्रा बहुत सारे चैप्टर में पढ़े होंगे, बहुत क्लास में पढ़े होंगे अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में देखे होंगे ये भी जो शब्द लिया गया, अलजेब्रा भी शब्द लिया गया, किससे लिया गया है, इन्हीं से लिया गया। किनसे, अल-ख्वारिज़मी के एक लिखा हुआ किताब था, क्या था, लिखा हुआ किताब से लिया गया। उस किताब का क्या नाम है, थोड़ा गौर से देखिए, हिसाब अल जब्बर व अल मुकाबला। क्या नाम है, बढ़िया से देख लीजिए, हिसाब अल जब्बर व अल मुकाबला। अल जब्बर अल मुकाबला एक बार बोल दीजिए, व बीच में रखिए, हिसाब पहले रखिए। हिसाब अल जब्बर व अल मुकाबला, याद रहने की चांस है, याद हो जाएंगे ना, बोल सकते हैं, बोलो तो क्या है, हिसाब
हाँ, अल जब्बर व अल क्या देख लिया, अल मुकाबला ना, अलजबरा का ये अर्थ हुआ। चलिए बैठ जाओ। अब देखूं, प्रेमिका कहते किसे हैं, इसको मैं लिया हूँ। प्रेमिका किसे कहते हैं, तो मैंने यहाँ स्पष्ट सुस्पष्ट लिखा हूँ, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। कोई भी थ्योरम जो होता है ना, प्रमेय जो होता है, वो एक सिद्ध किया हुआ क्या होता है, कथन होता है। और इसे एक अन्य कथन को, मतलब कोई दूसरा कथन पढ़ाई में चैप्टर बनाने में अगर जो मुझे सिद्ध करना होता है तो उसमें इसको लिया जाता है। फिर से दोहरा दिया जाए, प्रेमिका किसे कहते हैं, तो एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। इसी को क्या कहता हूँ, प्रेमिका कहता हूँ। अब इस आधार पर चलूँ तो प्रेमिका सिद्ध करना होता है तो निश्चित ही है। अब हमें ये जो रियल नंबर है इसका मैंने एक वीडियो डाला हूँ, फिर होगा तो नहीं होगा तो मैं, अगर जो आप लोग को डिस्टर्ब होंगे तो मैं डाल दूँगा। फिलहाल जो है अभी जो हम चलने वाले हैं, एक पहेली है जो इस बुक में है, क्लास 10th का ही बुक में है। पहेली ये है, अंडे की पहेली है। किसका पहेली है, अंडे की। किसका, अंडे की पहेली है। अंडे की पहेली को बुझाना आप लोग का काम है, मैं इसको नहीं बुझाऊंगा। बुझाना है आपको, मैं नहीं बुझाऊंगा, सिर्फ मैं इसको बोल देता हूँ। पहेली ये है कि कहता है एक टोकरी अंडे वाले, एक अंडे वाले जो थे, अंडा जो लेके जा रहे थे एक टोकरी में, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, दो मतलब वो कोई आदमी क्या हो गया, उसको धक्का लगा दिया। क्या कर दिया, धक्का लगा दिया। तब वो वाक युद्ध उसको कहते हैं, मतलब मुंह से झंझट करना उसको कहते हैं। लाठी लेके और सोटा लेके नहीं उसे कहेंगे, मुंह का झंझट, उसको कहते हैं वाक युद्ध, मतलब बोल के युद्ध करना ना, झंझट। तो उसमें क्या हुआ, अंडे वाले को, अंडे वाली थे, उसको एक दूसरा जो धक्का मारा, वो कहा कि बोल कितना अंडा था तेरे पास, बोल तब तो हम दे देते अंडा के दम। तो वो बोला, अब सुन लो कितना अंडा था। बोला, दो गिनने पर कितना बचता है पता है, एक बचेगा। दो गिनने पर एक बचता है। क्या बचता है, एक बचता है। तीन गिनने पर दो बचता है। तीन गिनने पर कितना बचता है, दो बचता है। और चार गिनने पर कितना बचता है जानते हो, 3 बचता है। और 5 गिनने पर क्या बचता है जानते हो, 4 बचता है। और 6 गिनने पर क्या बचता है पता है, 5। और 7 गिनने पर क्या होता है जानते हो, जी नहीं, 0 बचते हैं। 7 जब गिरेंगे तो क्या होंगे, 0 बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे, 0 बच जाएंगे। अब इस आधार पर हम चलेंगे। इसको आपको पहेली बनाना है तो आप आराम से बना सकते हैं। उसके बाद ये जब बोला 7 गिनने पर कुछ नहीं बचते हैं, अर्थात 0 बचते हैं, तो हमारे टोकरी में, मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते हैं। वो बोल दिया है कि मेरे टोकरी में ना, मेरे टोकरी में 150 अंडे से अधिक नहीं आएंगे। अब सोचो इसमें कितना अंडा था, तुम बनाओ। इस पहेली का आंसर जो है 119 अंडे आते हैं। आप लोग बनाइएगा तो चलेंगे। फिर इस पर बनाने का हम आसान तरीका बताते हैं। ये मानना पड़ेगा मुझे, ठीक है, 7 के लिए मानना पड़ेगा। 7 के लिए क्या होता है, इस फॉर्मूला पर बनाइए, A = BQ + R पे। 2 मिनट के लिए मैं इनका यहाँ से जगह खाली कर लेता हूँ, उसके बाद बनेंगे। चलिए देखिए, A = BQ + R दिख रहा है, BQ + R। अब देखिए A बराबर तो A ही रखेंगे, अर्थात 7 अंडा के लिए चलेंगे। 7 गिनने के पर चलेंगे तो क्या होगा, A बराबर जानते हैं, 7P या Q प्लस 7 पर कितना बचा था जी, 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे। फिर 6 के लिए गिने तो क्या बचा, 6P प्लस कितना, बोलते जाइए, 5, तो 5 लिख दूँ। अब यहाँ 5 गिने तो क्या बचा था, 4, तो +4। फिर 4 गिने तो क्या बचा था, 3 ना,
क्या बचा था 3। अब जो है 3 गिने थे तो क्या बचा था 2, और 2 गिने थे तो क्या बचा था 1। अर्थात हमारा जो ये जो समीकरण बन रहा है इस आधार से बनेंगे, इसी आधार से मेरा ये क्वेश्चन भी बनेंगे। इस आधार पर पढ़ने के लिए मैं आगे भी चलता हूँ चैप्टर में, बाकी बात जो है विशेष रूप से आगे मैं ध्यान दूंगा। HCF आता है, HCF आता होगा तो आप बना सकते हैं, लेकिन मुझे यूक्लिड विभाजन का सूत्र अभी हमने देखा था। क्या देखा था? यूक्लिड विभाजन का सूत्र अभी क्या देखा था मैंने, क्या देखा था अभी? A बराबर क्या लिखा था BQ + R। इस पर बनाना है। क्या बनाना है? इस पर कैसे बनाओगे? HCF बना दोगे? HCF जो अगर जो आप आता है ना तो इस फॉर्मूला पे बना सकते हो। नहीं बन रहा है ना, तुरंत बन जाएगा। अभी एक बार देख लो। अगर जो मैंने क्वेश्चन दिया 135 और 225, तो इसमें ये ध्यान देना A बराबर 135 और B बराबर 225। आप बताओ इसमें बड़ा कौन है? 225। तो अब ये होगा क्या B बराबर कितना होगा? नहीं, ये अब A बराबर होगा। मैं अभी सूत्र लिखा था आपका 0 जो होना चाहिए किससे? R से छोटा ना, यही ना होता है। और इससे भी छोटा क्या होना चाहिए? A लिखे थे। फॉर्मूला क्या था? B था। यहाँ B है ना, B से छोटा क्या होना चाहिए? R होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो A बड़ा हो गया तो एक फार्मूला पर ये कभी नहीं होंगे। यहाँ अगर जो B मैंने लिख दिया हूँ तो ये B क्या हो गया? A बराबर BQ + R है। तो फिर जब इसमें कुछ और जोड़ेंगे, इसकी संख्या 135 है, इसकी संख्या 225 है, कदापि नहीं होंगे, इसलिए ये भी कट। अब हम क्या मानेंगे? A बराबर मानेंगे कौन चीज़ जानते हो? जो सबसे बड़ा अंक होगा। सबसे बड़ा अंक क्या है? और B बराबर क्या मानूंगा? 135। अब HCF निकालने के लिए आप लोग को आता है ना, तो हम क्या करते हैं HCF में इस प्रकार का ग्राफ बनाते हैं ना, 225 और इसमें भाग में क्या लिखते हैं? 135। अब इसको मैं बनाना शुरू करता हूँ। किससे लगाता हूँ? अब 135 का लगाता हूँ मैं 2 से, तो 270 हो जाता है। मुझे ध्यान से देखना है कि हमें किससे लगाना है, जितना अंक है उससे कम लगना चाहिए। तो 270 सेटिस्फाई नहीं किया, हम कितना से लगावे? 1 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे? 1 से लगाएंगे। 1 से लगाने पर क्या हो गया? 135। अब शेष कितना बचे? 0। 12 में से 9 गया तो कितना? 3। क्लियर? अब ये 135 यहाँ आते हैं ना। अब यहाँ से एक लाइन यहाँ चलती है, इस लाइन को और बढ़ा दिया जाए। 90 को कितना बार में लगाइएगा? एक बार में, तो 90। अब कितना बचा? 45। अब ये 90 यहाँ ला दीजिए। अब 45 दूना 90। अब देखिए यहाँ क्या आ गया? 0। कट आ गया। क्या आ गया? कट। अब इस सूत्र पर हम बैठाएंगे A बराबर BQ + R सूत्र फॉर्मूला पर, इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे जिसको हम कहते हैं UDA, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इस फॉर्मूला पर चलेंगे। यहाँ देखिए A बराबर फॉर्मूला पहले लिख लूँ BQ + R। क्या लिखा? BQ + R। A का मान मैंने कुछ नहीं दिया है, तो एक मान दिया हूँ यहाँ क्या है? 225। 225 बराबर कीजिए तो 135 है B का मान। Q का मान ये हो गए, क्या हो गए? Q का मान क्या हो गए? 1। और R शेषफल ये हो गए, क्या हो गए? R शेषफल, जिसको हम कहेंगे प्लस में 90 अर्थात 90। अब देखिए इस बॉक्स को लीजिए, ये फर्स्ट बॉक्स क्लियर। अब इसको लीजिए यहाँ A बराबर ये, मतलब बड़ा अंक ही A होगा। इसमें बड़ा अंक जो बीच में आता है वो क्या होगा? A होगा। ये B होगा, बाकी Q होगा, ये R होगा। ये क्या हो गया? R। यहाँ क्या हो गया? Q। अब 135 में लिखिए 90 को इंटू किए 1 कितना हुआ? 90। अब प्लस 45 कितना हो गया? 135 पूरा हो गया 135। अब फिर 90 ले लीजिए बॉक्स में। 90 है बराबर कितना लिखेंगे? 45 गुने 2 बोलते जाइए। 45 गुने 2 प्लस कितना? प्लस कितना? कुछ नहीं है। क्या है? कुछ नहीं है। जब 0 आ गए तो आपका HCF क्या हो गया? ये आ गए क्या? 45। इसका HCF क्या आया? 45। हम लिख सकते हैं 100 क्या
225 और 135 और 225 का 135 और 225 का HCF जो होंगे क्या होंगे पता है? 45 होंगे। क्या होंगे? 45। ये आपका आंसर हो गए। क्लियर? 1 नंबर का क्वेश्चन है 867 और 225। 3 नंबर है 867 और 255। 867 और 255 को इस तरह से सजाएंगे। ए बराबर लिख लूँ पहले। ए बराबर क्या होगा? 867। बी बराबर क्या होगा? 255। अब 867 इसमें डालिए और इसमें हाँ 255 की यहाँ डालिए। अब 255 को गुना कीजिए। अब ये कॉमन फैक्टर रखिए। कॉमन फैक्टर क्या होता है? हमें ये अनुमान लगाना है। अब ये 250 है, ये 800 के लमसम है, 850 के लमसम। अढ़ाई का अगर जो 3 से 250 के 3 बार गुना करेंगे 2 तिया 6 1.5 750 हो जाएंगे। अर्थात 3 बार के लमसम में होने पर मुझे क्या हो जाता है? इसका अनुमानित कम हो जाता है। तो इसलिए मैं 3 बार में लिखूंगा। तो लिखो 5 या 15 5 बाकी 1 5 या 15 1 16 6 बाकी 1 3 6 1 7 765। इसको माइनस कर दिया जाए। 2 0 8 102 255 यहाँ लिख लिया जाए। आप फिर से लिखिए 102 का 3 बार करेंगे तो 300 हो जाएगा, इसलिए 2 से कर देता हूँ। तो 204 5 में 4 गया 1, ये कितना बचा? 5, ये तो कैंसिल है। अब ये क्या हो गया? अब 102 इसमें लाना है। अब देखिए 51 दूनी 102 आ गया। अब इसका कट हो गया, अर्थात इसका HCF क्या हो गया? यहाँ पर 51 हो गया। क्या हो गया? 51 हो गया। अब एल्गोरिथम पर मैं से बना लूँ। ए बराबर क्या होता है? BQ प्लस R फार्मूला है। अब इस फार्मूला पर बैठाते हैं तो ए का मान देखिए क्या है यहाँ पर? 867। तो 867 बराबर बी का मान क्या है? 255 गुने क्यू का मान कितना है? 3 प्लस आर का मान कितना है? 102। चलिए फिर दूसरा में आइए। ए बराबर कितना है? 255 और बी बराबर 102, क्यू बराबर 2, आर बराबर नीचे प्लस 51। अब देखिए यहाँ क्या है? ए बराबर 102, बी बराबर 51, क्यू बराबर 2, आर बराबर नथिंग 0 कुछ नहीं। इसका HCF क्या होंगे जी? 51 ना। अर्थात मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? 867 एंड 255 का HCF बराबर क्या होंगे? 51। क्लियर? यही आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना? उसका 196 195 क्लियर हुआ। चलिए इसी प्रकार का आप जो है आगे बढ़ते जाइएगा। ठीक है, इसका आप डायरेक्ट 195 कर लीजिए, आपका आंसर डी हो जाएगा। आया? गुना करो जी, बैठल की कर रही है, उसको गुना करो तब तक हम इधर आगे बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है दर्शाइए कि, क्या कह रहा है? दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है। क्या कह रहा है? 6q + 5 का रूप का होता है और यहाँ q कोई पूर्णांक है। आप इसको सिद्ध कीजिए, दर्शाइए कि कैसे ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा क्या लिखूँगा? क्वेश्चन संख्या 2 है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर, अभी तुरंत पढ़े थे ए, क्या पढ़े थे? ए, और बी बराबर मैं यहाँ लूँगा 6। क्या लूँगा? 6। और क्यू का अगर मान, अगर जो क्यू के बदले में एम दिया रहता तो मैं क्या लेता?
m लेता, लेकिन यहाँ q दिया हुआ इसलिए मैं q का q रहने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कहा कि ये क्यों लिए b बराबर 6, ये पूछेगा ना भाई सर क्यों लिए q बराबर 6, तो हम ये b बराबर 6 क्यों लिए, क्योंकि मुझे दो धनात्मक स्थिति किसी भी स्थिति में रहेगा, दो संख्या हमको लेना पड़ेगा a और b। तो a बराबर a है ना, दूसरा b बराबर क्या है 6 है, तो हम इस पर चलेंगे। इसलिए लिया हूँ, मैं लिखूँगा, अभी लिखूँगा, क्योंकि हमें 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिखना है। क्या करना है, हमें 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में लिखना है। इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, ये मान लेना पड़ा। अब लेंगे एल्गोरिथम प्रमेय। क्या लेंगे, एल्गोरिथम प्रमेय है। एल्गोरिथम प्रमेय क्या होगा, एल्गोरिथम प्रमेय से होता है, आप जब व्युत्पन्न देखे हैं, क्या देखे हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या देखें, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर मान आप लोग बैठा सकते हैं, तो a बराबर मान क्या है, कुछ नहीं, तो a रहेगा, b का मान है 6, q का मान q है प्लस। अब यहाँ लिखूंगा जहाँ r बराबर 0, तो अब r का स्थान पर क्या होंगे, यहाँ 0। फिर लीजिए r बराबर 1 करके, r बराबर क्या हो गया 6q प्लस यहाँ क्या देंगे 1, r बराबर यहाँ 2 ले लेंगे, r बराबर 3 ले लीजिए, r बराबर 4 ले लीजिए, r बराबर 5 ले लीजिए, r बराबर 6 ले लीजिए। सभी का मान बैठाते जाइए, फटाफट आपका बनते जाएगा। a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस कितना 4, क्या होगा 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 5, a बराबर 6q प्लस 6। इस आकार का मैंने इस प्रकार का मैंने लिख लिया। अब देखिए सम संख्या जो होते हैं, इवन नंबर होते हैं, कौन कौन होते हैं, 0, 2, 4, 6। हमें लेना कौन है, विषम पूर्णांक संख्या लेना है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विषम पूर्णांक संख्या लेना है। तो विषम पूर्णांक संख्या क्या होगा, +1, +3, 5, ये सब क्या होगा, ये सब होंगे विषम पूर्णांक। तो लिख लेंगे, हमें धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में प्राप्त क्या हो गए हुआ। क्लियर है।